Hello students, it is the last video of our environment. In this chapter, we are studying two harmful activities of human which harm our environment. These are ozone depletion and second is managing the garbage we produce. In the last video, we have learned about the ozone depletion and its effect and how can we protect the ozone depletion. ठीक है, in this chapter we will learn about the managing the garbage we produced. First of all, we have to know that what is waste. आखिर हम वेस्ट किसको कहते हैं? ठीक है, सॉलिड वेस्ट. वेस्ट टू टाइप के होते हैं, सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट. सॉलिड वेस्ट कंप्राइज ऑल द वेस्ट arising from human and animal activities and are normally solid and that are discarded as useless or unwanted. Means our household garbage, there is agricultural waste, industrial waste, hospital waste. This waste is called garbage. Includes fruit, vegetable peels, waste paper, ash, leather, rubber, plastic articles, glass, metal articles or various other substances which are discarded, which are useless for us are called the waste. ठीक है, ये सब वेस्ट कहलाता है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. अब नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट. क्या होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? मे बी डिफाइंड एज द डिसिप्लिन एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ जनरेशन, स्टोरेज, कलेक्टिंग द सब्सटेंसेस या कलेक्शन, ट्रांसफ़र एंड ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. मतलब कहाँ पर हम इनको स्टोर करें, उसके बाद कलेक्शन करें, फिर इसको कैसे ट्रांसफ़र करें, जहाँ पर इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं या इसको मैनेज कर सकते हैं. वो सारी प्रोसेसिंग और डिस्पोजल इन ए मैनर दैट इज़ इन अकॉर्ड विद द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग एंड कंजर्वेशन. इस तरीके से इनका कंट्रोल करना, इनको कलेक्शन करना, इनका स्टोर करना, इनको ट्रांसपोर्ट करना या इनकी प्रोसेसिंग करना, जिससे कि ह्यूमन हेल्थ पर कोई इफेक्ट भी ना पड़े, इकोनॉमिक भी हमारी ज़्यादा गड़बड़ ना करे और इंजीनियर कंजर्वेशन, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो मैनेजमेंट किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. टाइप्स ऑफ वेस्ट. सॉलिड वेस्ट को पहले पढ़ेंगे. सॉलिड वेस्ट इज़ ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. As you know, what is biodegradable waste? Biodegradable waste which are decomposed by the decomposers in the simple nutrients या simple substances which is absorbed by the plant or environment. ठीक है, ऐसे सारे सब्सटेंस जो कि प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएँ या एनवायरनमेंट में यूज़ हो जाएँ, ऐसे सिंपल सब्सटेंस में वेस्ट का डिकम्पोज हो जाना डिकम्पोजर्स के थ्रू, इट इज़ कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. और ऐसे वेस्ट जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है, दीज आर नॉट डिकम्पोज बाय द डिकम्पोजर्स इनटू द सिंपल सब्सटेंस आर कॉल्ड द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. इसमें आती हैं प्लास्टिक, मेटल, बैटरी एक्सेट्रा या केमिकल्स. मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. मेथड्स वेस्ट डिस्पोजल के मेथड्स क्या हैं, उनको हम कैसे मैनेज करें, किस किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं. दीज आर द डिफरेंट मेथड्स. दीज आर द लैंडफिल, इंक्रीरेशन, वेस्ट कॉम्पैक्शन, बायोगैस जनरेशन, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग. दीज आर द डिफरेंट मेथड्स. हम इनकी वन बाय वन स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज़, ये मेन जो आपके कोर्स में है वो 4 है जो आपके क्लास में है. फर्स्ट इज़ इंक्रीरेशन, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग एंड लैंडफिल. ठीक है, फर्स्ट आता है मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, सैनिटरी लैंडफिल. सैनिटरी लैंडफिल क्या होता है बेटा कि लैंडफिल इज़ ए मेथड ऑफ डिस्पोजिंग सॉलिड वेस्ट बाय पुटिंग देम इन लो लाइंग एरियाज एंड कवर इट विद अर्थ. इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गार्बेज डिस्पोजल. The landfill site is usually far away from the residential area. A landfill site can be used to dispose waste material for a considerable time.
क्या मतलब हुआ इसका कि लैंडफिल का मतलब होता है कि वहाँ पर सब्सटेंस को डिस्पोज कर देते हैं। लो लाइंग एरिया, लो लाइंग एरिया क्या होता है, मतलब उस एरिया का जो लेवल होता है, द लेवल ऑफ दिस एरिया इज़ लो फ्रॉम द लेवल ऑफ द रोड। रोड के लेवल से इसका जो एरिया होता है वो नीचे होता है। मतलब एक तरीके से ये बहुत बड़ा सा हम एक डक बना देते हैं, ठीक है, गड्ढा खोद देते हैं, ठीक है, एक पिट बना देते हैं बहुत बड़ा सा, ठीक है। और वहाँ पर पूरे शहर का जो कूड़ा होता है वो रोज़ वहाँ पर जा कर के उसका एक टाइम फिक्स होता है कि इतने बजे तक वो कूड़ा वहाँ पर पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारा जो आपका ये है डेला पीर पर आपने देखा होगा कि एक बहुत सारा कूड़ा पड़ता था, बहुत सारा एक पॉन्ड जैसा बना हुआ था, उसे लो लाइंग एरिया कहते हैं, उसको बहुत गहरा बना दिया था अंदर से, और वहाँ पर पूरे शहर का कूड़ा पड़ता था, ठीक है। अब क्या होता है, जब बहुत साल बाद ये कूड़ा पूरा फिल हो जाता है तब इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर एक रोड रोलर जो होता है वो चला करके इसके सारे जो कूड़ा होता है उसको प्रेस कर देते हैं, ठीक है। उससे वो सारा प्रेस हो जाता है जिससे कि वो नीचे अच्छे से दब जाता है, और फिर उसको कवर कर देते हैं सॉइल से, उसको सॉइल से कवर कर देते हैं और पूरा का पूरा जो गार्बेज है वो नीचे दब जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे जो बैड स्मेल्स हैं ये हैं सब दब जाती हैं। जो नीचे कचरा होता है वो क्या होता है, वो फर्टिलाइज़र का काम या ह्यूमस का काम करता है, ठीक है। तो उसको पूरा कवर कर देते हैं, उसके ऊपर कोई पार्क बना देते हैं। जैसे कि दिल्ली में जो इंद्रप्रस्थ स्टेडियम है वो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वो लैंडफिल पर ही बना है। दिल्ली में वहाँ पर पहले लैंडफिल थी और उसके बाद उसको कवर करके उसके ऊपर एक इंद्रप्रस्थ स्टेडियम बना दिया गया है। अपने यहाँ डेलापीर में भी देखिए आधे पॉन्ड को कवर कर दिया गया है क्योंकि वो पूरा का पूरा फुल हो गया था, फुलफिल हो गया था, ठीक है। ऐसे ही वो भी लैंडफिल पर ही बना है। तो ये लैंडफिल का मतलब ये होता है कि पहले लो लाइंग एरिया, जैसे कि आपको इसमें दिखाया गया, ये पहले लो लाइंग एरिया था, इसके अंदर हमने जो गार्बेज था वो भरते चले गए। उसके बाद जब ये पूरा फुलफिल हो गया तो हमने इसको कवर करके इसको एक प्लेन एरिया बना देते हैं। इस पर आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई पार्क बना सकते हैं या नगर पालिका की जगह होती है, इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वेस्ट बरीड इन ग्राउंड और केयरफुली पाइल्ड इनटू माउंट्स डिज़ाइन और प्रिवेंट ग्राउंड वाटर contamination and minimize soil and air pollution. Regulation required that landfill be at least 6 meter above the water table. ठीक है, नीचे से भी इतना गहरा नहीं करना है कि वाटर टेबल से मिक्स हो जाए, वाटर टेबल से भी कम 6 मीटर ऊपर रहना चाहिए। तो लैंडफिल का मतलब समझ आ गया कि एक बहुत बड़ा लो लाइंग एरिया लेते हैं, उस पर पूरे शहर का कूड़ा पड़ता रहता है। जब वो पूरा फिल हो जाता है देन उसको कंप्रेस करते हैं कूड़े को, ठीक है, गार्बेज को कंप्रेस करके और फिर उसके ऊपर अर्थ से उसको मिट्टी से उसको सॉइल से उसको बंद कर देते हैं और फिर उसके ऊपर कोई पार्क बना लेते हैं। नेक्स्ट आता है इंकिनरेशन। इंकिनरेशन क्या होता है, मटेरियल्स आर रिड्यूस टू एशेज बाय बर्निंग। इसमें जो भी हमारा गार्बेज होता है उसको 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पर क्या करा जाता है, बर्न किया जाता है, ठीक है। 1000 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एट वेरी हाई टेम्परेचर मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म ऐश इज़ नोन एज इंकिनरेशन। तो जब हम इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर जब किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो उसमें से हार्मफुल गैसेस ज़्यादा नहीं निकलती और सारा का सारा जो भी हमारा गार्बेज होता है वो ऐश बन जाता है, राख बन जाता है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड वॉज इंकिनरेटर, जिससे इसको जलाया जाता है उसको कहते हैं इंकिनरेटर। ये एक तरह की भट्टी की तरह होती है जैसे, और इसको इंकिनरेटर कहते हैं। सॉइल्ड ड्रेसिंग्स, एनिमल केयर केसेस, बेडिंग एंड पैथोलॉजिकल मटेरियल इसके अंदर बर्न किए जाते हैं। जो भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं उसको 1000 डिग्री सेल्सियस बंद करके उसका ऐश बना लिया जाता है। जो जापान वगैरह है वहाँ पर स्पेस कम है तो वहाँ पर जो है जो वेस्ट है उसका डिस्पोजल इस तरीके से नहीं होता कि लैंड बना दी जाए। हमारे पास तो एरिया ज़्यादा है तो इसलिए हम लैंड फिल कर लेते हैं, लेकिन जापान वगैरह में इंकिनरेशन मेथड ही अपनाया जाता है। इसके लिए जगह भी नहीं गिरती है और कोई गंदगी भी नहीं होती है। नेक्स्ट आता है रिसाइकिल मेथड। रिसाइकलिंग में क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि वी कलेक्ट द प्लास्टिक बॉटल्स एंड
प्लास्टिक बकेट्स वगैरह जो भी हमारी ख़राब हो जाती हैं उसको हम अपने घर में इकट्ठा करके रखते हैं और फिर किसको देते हैं, कबाड़ी वाले को दे देते हैं। वो कबाड़ी वाला रिसाइकलिंग होने के लिए जहाँ पर रिसाइकलिंग होने के लिए जाती हैं चीज़ें वहाँ पर सेल कर देता है, अब वो लोग रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो जब रिसाइकलिंग के लिए जाती हैं चीज़ें तो यहाँ पर देखिए गार्बेज इकट्ठा हुआ है, यहाँ पर ये रिसाइकलिंग हुई, यहाँ पर क्या है, इसको पैकेट में बंद करा, फिर ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट तैयार हो गया, न्यू प्रोडक्ट तैयार हो गया और ये न्यू प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होकर के फिर से हमारे पास नया बन के आ गया। तो इस तरीके से जो भी मेटल होती हैं, जो भी प्लास्टिक होती है, उसको क्या करते हैं, रिसाइकिल कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिड्यूस रीयूज़ रिसाइकिल। ये आप पहले से जानते हैं कि रिड्यूस रीयूज़ रिसाइकिल क्या होता है। रिड्यूस का मतलब होता है कि रिड्यूस द यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, कि हम प्लास्टिक का यूज़ करना कम कर दें। या फिर रीयूज़ का मतलब है जो भी प्लास्टिक हमारे यहाँ आती है उसको हम बार बार यूज़ करें, जैसे कि वाटर बॉटल्स हैं तो उनको फ्रिज में पानी रखने के लिए यूज़ कर लें। ठीक है, इस तरह से कर सकते। रिसाइकिल जो मैंने अभी बताया, रिसाइकिल के लिए मतलब कबाड़ी वाले को दे दिया जाता है, हम ऐसे ही सड़क पर ना फेंकें और गार्बेज अलग अलग कलेक्ट करें, बायोडिग्रेडेबल अलग कलेक्ट करें और नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग कलेक्ट करें। एक आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है, जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है हमारा उसको हम कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अपने फार्म में हम कोई एक डिग खोद लें और उसके अंदर सारा लीफ वगैरह, ओनियन पील, किचन का सब्सटेंस सब उसमें डालते जाएं और फिर उसको बंद कर दें और उसके अंदर अर्थवॉर्म वगैरह भी डाल सकते हैं, या फिर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो कंपोस्ट करते हैं खाद का जो हमारा सब्सटेंस होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं और डिकम्पोज करने के बाद हमारी कंपोस्ट बन जाती है और जो प्लांट्स उसको यूज़ कर सकते हैं। एक आता है सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस। सीवेज ट्रीटमेंट जो मैंने बताया था अभी, लिक्विड वेस्ट मटेरियल जो होता है, तो सॉलिड की बात चल रही थी अभी, लिक्विड वेस्ट मटेरियल होता है उसको सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट इज़ द मेथड ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर एंड प्रोड्यूसिंग क्लीन वाटर दैट कैन बी डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज। द डर्टी वाटर फ्रॉम सिंक्स, showers and toilet containing soap, detergent and human waste carried by the underground pipes is called sewage। जो भी हमारे घर से गंदा पानी निकलता है और पाइप के थ्रू जो जाता है उसको कहते हैं सीवेज। अब इस सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब इसमें सारे पॉल्यूटेंट, सारी जितनी भी इसके अंदर वेस्ट सब्सटेंस होते हैं उन सबको हटाया जाता है, उसमें से अलग किया जाता है और उसको क्लीन किया जाता है और फिर क्लीन करके उसको वाटर बॉडीज़ में डाल दिया जाता है। वाटर बॉडीज़ में तो रिवर वगैरह में डाल दिया जाता है। ठीक है, ये मैं आता है। सबसे पहले लेते हैं हम इन फिजिकल प्रोसेस वी डू नॉट ट्रीट द वाटर विद एनी केमिकल। पहले हम फिज़िकल मेथड से करते हैं फिर केमिकल मेथड से। फिज़िकल मेथड में क्या आता है, सेडिमेंटेशन, मतलब प्लांट को हम ऐसे पॉन्ड में रखते हैं जहाँ पर उसको थोड़े देर के लिए सेडिमेंट किया जाता है, सेडिमेंटेशन, जिससे कि उसकी जो मोटी मोटी भारी गंदगी है वो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, ऊपर का पानी सही रहता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है इसके बाद, स्क्रीनिंग। अब ये दूसरे ब्लॉक में आती है जहाँ पर इसकी स्क्रीनिंग की जाती है, फिल्टरिंग की जाती है। ये फिर इसके बाद एयरेशन होता है। इसके अंदर एयर बहुत तेज़ प्रेशर से डाली जाती है जिससे जो लाइट वेट वेस्ट होता है वो ऊपर आ जाता है फोम के रूप में और उसको ऊपर से अलग कर दिया जाता है। फिर जो फ्लोटिंग करती है, फ्लोटिंग एंड स्कीमिंग, उसको अलग कर दिया जाता है। फिर आता है डिगैसिफिकेशन। डिगैसिफिकेशन मतलब इसके अंदर अगर कोई भी बैक्टीरिया है या कोई पॉइजनस गैसेस हैं तो उनको अलग किया जाता है। फिर इक्वल किया जाता है इनको, इक्वलाइजेशन, और फिर इसके बाद केमिकल मेथड इस्तेमाल किया जाता है और वो है क्लोरीनेशन। फिर इसमें क्लोरीन की टैबलेट डाली जाती हैं जिससे जो जर्म्स इसके अंदर रह गए हैं वो भी मर जाते हैं। ठीक है, और हमारा जो सीवेज का पानी है वो अब क्लीन हो जाता है और फिर इसको हम वाटर बॉडीज़ में मिला देते हैं। ठीक है, ये वाटर बॉडीज़ है, पॉन्ड है, लेक है, जो भी पास में है उसमें उसको मिला दिया जाता है। तो इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। तो ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसमें अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप जूम क्लास में मुझसे पूछ देना। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया हो।